हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनल प्रताप और वापस मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने केमिकल बॉन्डिंग की फर्स्ट लेक्चर देखा और फर्स्ट लेक्चर में हमने रिवीजन करने की कोशिश करी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे हाइब्रिडाइजेशन। आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम कहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, कुछ और देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनका कॉन्सेप्ट को हमें कैसे डील करना है। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में पूछा गया है कि which of the following has max, so the following has max number of lone pairs associated with XE, ये जितने भी क्वेश्चन हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं, है ना। तो आपको फायदा ही होना चाहिए इन क्वेश्चन से। देखो ऑप्शन ए में आपसे पूछा गया है XeF4, बी XeF6, सी XeF2 एंड डी XeO3। अब सोचिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे आईआईटी एडवांस में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मतलब थोड़ा सा दुख होता है कि जब बच्चे इनऑर्गेनिक को बोलते हैं टफ है या हमसे नहीं हो रही। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये बताना है कि कितने कहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स एसोसिएटेड विद एक्सी के साथ कितने एसोसिएटेड मैक्सिमम लोन पेयर्स आपको बताना है कि लोन पेयर जो एक्सी के साथ कनेक्टेड होंगे वो कितने होंगे मैक्सिमम। बस आपको ये चीज बतानी है, सिंपल। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसमें कितने लोन पेयर होते हैं, और आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 लोन पेयर हैं, है ना। जब इसकी बात करते हैं तो इसमें कितने लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर होगा। बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, है ना। तो मतलब पेंटागनल पिरामिडल होता है या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं, है ना। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। XeF3 F2 और XeO3, ठीक है। तो आपके पास ये है ना, और आपके पास देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली पता चलेगा इसमें 3 नंबर का आंसर ये होगा। बेसिकली आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आनी चाहिए। जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर आप लोन पेयर निकालते हो फॉर्मूले पे, वहीं से आपको लोन पेयर का अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है। बस यही करना है, सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पुराने कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कंपाउंड विद 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। क्वेश्चन पूछा गया है the compound with 2 lone pair of electrons on the central atom is ठीक है। on central atom is A आपसे पूछा गया है, ऑप्शन ए दे रखा है आपको BrF5, B ClF3, C XeF4 एंड D SF4, ठीक है। ये आपसे पूछा गया कि सिंपल एटम पे 2 लोन पेयर किसमें है ना। सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा गया, आपको निकालना आंसर। देखिए Br में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, Br में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन को कितने चाहिए 5। अगर 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन बचे में एक ही लोन पेयर हो सकता है। या मैं Cl की बात करूं, Cl में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, फ्लोरीन को कितने चाहिए यहाँ पर, एक फ्लोरीन को 1, 3 फ्लोरीन को 3, तो -3 कर दो, है ना। -3 करोगे कितना हो जाएगा, 4 बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 लोन पेयर, तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है। चलिए बाकी की बात कर लेते हैं। इसकी Xe की बात करें, Xe में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 - 4 कितना हो जाएगा 4, यहाँ अगेन 2 लोन पेयर हो गए, अगेन 4 2 लोन पेयर हो गए, ठीक है। SF की बात करें, SF में कितना होता है 6 - 4 = 2, तो यहाँ पर 1 लोन पेयर होगा, तो आंसर क्या होगा XeF4 एंड ClF3, ठीक है। तो ये आपके आंसर होंगे इज और आर, मतलब ये मल्टीपल करेक्ट था, ठीक है ना, इज और आर। तो ClF3 एंड XeF4 दोनों ही इसमें 2 लोन पेयर हैं,
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल पे इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और सारे एटम के इलेक्ट्रॉन्स जितने रिक्वायर्ड उतने माइनस कर देने हैं, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट O3 इज, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट O3 इज और आर, इज और आर। ये पूछा गया आपसे। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है ए ओ ओ, बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ठीक है। बी, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ O3 इज एंडोथर्मिक, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ O3 इज एंडोथर्मिक, ठीक है। उसके बाद सी, O3 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, and D, O3 has a bend structure. आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, आपसे पूछा गया कि क्या होगा। अब इसमें इज और आर करेक्ट हो सकते हैं। देखो बॉन्ड लेंथ बिल्कुल इक्वल होगी, बॉन्ड लेंथ बिल्कुल इक्वल क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ना इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अब जब इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा तो ये डबल बॉन्ड कभी इस पे रह सकता है, कभी इस पे रह सकता है, तो ऑलवेज क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी। तो बिल्कुल सही बात है। थर्मल डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक, बिल्कुल इसको आप तोड़ोगे तो बॉन्ड टूट रहा है, जब बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। थर्मल डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक। नेक्स्ट आपके पास O3 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, बिल्कुल O3 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। कहीं भी आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर, सॉरी, सब जगह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दिख रहा है, आपको ऑड इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल O3 इज डायमैग्नेटिक एंड इज अ बेंड स्ट्रक्चर, वो भी आपको दिख रहा है, तो बेंड स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। तो सारे के सारे क्राइटेरिया फुल होते हैं सर, ये नहीं, सारे के सारे क्राइटेरिया फुल होते हैं, ठीक है ना, सारे के सारे क्राइटेरिया पूरे होते हैं। और सारे के सारे क्राइटेरिया पूरे होने की वजह से आपके पास इसमें A B C D तीनों ही ऑप्शन होंगे। अगेन पास्ट ईयर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the number of and type of bonds between two carbon atoms in calcium carbide, the number and type of bonds, number of type of bonds between two carbons, bonds between two carbon atoms in calcium carbide, two carbon atoms in calcium carbide। ये पूछा गया, ठीक है। ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं, ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा फर्स्ट 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है। ऑप्शन बी 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 2 सिग्मा एंड 1 पाई, 2 सिग्मा एंड 1 पाई, एंड ऑप्शन सी फोर्थ 2 सिग्मा एंड 2 पाई, 2 सिग्मा एंड 2 पाई। ये आपको दे रखा है कि कितने होंगे। अब कैल्शियम कार्बाइड आपको ध्यान होना चाहिए बेटा कि कैल्शियम कार्बाइड क्या है, CaC2। अगर कैल्शियम कार्बाइड ये है तो कैल्शियम पे 2+ चार्ज होगा, है ना, तो कार्बाइड के C2 पे कितना होगा, 2- चार्ज। अब ये जो C2- वाला चार्ज है, ये आपको आइडिया होगा बेटा कि C2- वाला चार्ज कहाँ होता है। C2- वाला चार्ज होता है आपका इस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से, ये होता है C2-, है ना। तो अब इसमें देख लो 1 सिग्मा 2 पाई है, तो 1 सिग्मा 2 पाई वाला हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन 2, है ना। 1 सिग्मा 2 पाई है, तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो आपको बस आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको बेसिक फंडा आना चाहिए और उस बेसिक फंडे के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, among the following the paramagnetic compound is among the following the paramagnetic compound is, तो मैं लिखूंगा फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। आपसे पूछा गया पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कौन सा होगा, है ना। ऑप्शन ए दे रखा है आपको NO2O2, ऑप्शन बी आपको दे रखा है O3, ऑप्शन सी दे रखा है आपको N2O, ऑप्शन डी दे रखा है आपको Q, ठीक है। और आपसे पूछा गया पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा। सिंपल, अगर आप इस ध्यान से देखें तो इसमें ये दो के बेसिस पे तो हम नॉर्मली निकालेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो जब स्ट्रक्चर देखते हैं आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है और आप बोल देते हो कि ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जब इसको देखूंगा तो अगेन उसी तरीके से निकाला जाएगा, ये ठीक है, अगेन ये प्लस ये माइनस, तो अगेन कोई भी पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये भी डायमैग्नेटिक ही है। अब जब मैं इसकी और इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, है ना। किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे हमने कॉन्सेप्ट किया था, एक ट्रिक की थी, उसमें था कि 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक, ठीक है। इससे नीचे ऊपर जाओ, मतलब 13 पे जाओ तो 2.5, 12 पे जाओ तो 2, ऐसे 11 पे जाओ और इससे ऊपर भी जाओ 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे जाओ तो 2.5, विच मींस यहाँ पर तो मैक्सिमम होता है, लेकिन इससे ऊपर और इससे नीचे जाने पे आपका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 करके रिड्यूस होता जाता है ना, विद एवरी एडेड इलेक्ट्रॉन एडेड फ्रॉम हियर और एवरी इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम हियर, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, पैरा है। लेकिन इवन इलेक्ट्रॉन्स में 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये दोनों ही स्पीशीज क्या हैं? ये भी पैरामैग्नेटिक हैं, ये भी क्या है? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए कि ये क्या है? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जो आपको याद रहनी चाहिए। अब इसी ट्रिक को हम इसमें अप्लाई कर देते हैं कि क्या आप इन दोनों कंपाउंड्स को अगर ध्यान से देखो, ठीक है, हमारा इन दोनों कैंसिल हो गया था ना। अब इस दोनों कंपाउंड्स को देखो तो इसमें क्या है? O2 2- और इसमें क्या है? O2-। बस आपको उसको देखना है, इसके बेसिस पे नहीं देखना, आपको कैटायन के बेसिस पे नहीं देखना, आपको एनायन के बेसिस पे देखना है। अब अगर कैटायन को देखोगे तो कैटायन एनायन को देखोगे तो एनायन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो ऑक्सीजन में 16, 2- ऐड किया तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और ये कितना है? 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो डेफिनेटली 17 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। क्योंकि इवन इलेक्ट्रॉन्स में भी 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? तो बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं। चलिए इसी में एक चीज और देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम द दैट इन CU, द स्पीशीज हैविंग bond order different from that in CU is bond order different from that in CU, different from that in CU is, ये पूछा गया आपसे, है ना। ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन में आपको दिया गया है A NO- B NO+, C CN- D N2, ये आपसे पूछा गया और आपसे बोला गया कि आप इसको बताएं कि कौन सा डिफरेंट होगा बॉन्ड ऑर्डर, है ना। तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो। देखो CO के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 14, तो जो भी 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम होगा, जो बाकी स्पीशीज होंगी उसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है ना। ये चीज हमने पढ़ी। हमने क्या पढ़ा? जहां पर 14 इलेक्ट्रॉन होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। अब जैसे ही आप ऊपर जाओगे 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, 12 पे जाओगे तो 2 हो जाएगा, 11 पे जाओगे तो 1.5 हो जाएगा, नीचे आओगे 15 पे आओगे तो अगेन 2.5 हो जाएगा, 16 पे आओगे तो अगेन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से रिड्यूस होता है ना। तो आपको बस ये कैलकुलेट करना है। देखो N नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 7,
ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स 8, ठीक है, प्लस माइनस एक और इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर रखा है, एक, कितने हो गए 16, ऑटोमेटिकली 16 हो गए, ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO, तो जिसका डिफरेंट होगा तो इसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। चलिए NO की बात कर लेते हैं। NO में कितने, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, NO प्लस, नाइट्रोजन में 7 प्लस 8, लेकिन प्लस माइनस है तो एक माइनस करना पड़ेगा आपको, प्लस साइन है तो कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो सेम रहेगा। Cn, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस साइन है तो कितना हो गया ओवरऑल हो गया 14, अगेन सेम होगा N2 14। तो यहां पर बाकी सब के 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ रहे हैं, जब 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ रहे हैं तो उनका बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू CO, जबकि इसका कितना आ रहा है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर CO के इक्वल नहीं होगा, और हमें वही निकालना जो डिफरेंट है, हमें क्या निकालना है डिफरेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका NO आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा NO। क्वेश्चन पूछा अकॉर्डिंग टू MOT, अकॉर्डिंग टू MOT A C22 minus is expected to be diamagnetic, A C22 minus is expected to be diamagnetic, ठीक है। B O22 plus is expected to have longer bond length than O2, O22 plus is expected to have longer bond length than O2, ठीक है। C N2 plus and N2 minus have same bond order, N2 plus and N2 minus have same bond order, and D He2 plus has same energy as two isolated He atoms, ठीक है, ये पूछा गया आपसे। अब देखो आपसे पूछा गया C22 minus is expected to be diamagnetic, हमें अकॉर्डिंग टू CO, तो C22 minus में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर ध्यान से देखो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, C2 is 12 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, C2 is 12 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 माइनस लगा दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और कर दूं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स, और 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्या होती है हमेशा डायमैग्नेटिक होती है, तो बिल्कुल ये बात सही कह रहा है कि अगर ये डायमैग्नेटिक है तो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट O22 plus is expected to have longer bond length than O2। अब यहां पर पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 16 इलेक्ट्रॉन्स, और O22 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बेटा 3 बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर रिमेंस कांस्टेंट, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 बॉन्ड ऑर्डर। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, ये तो आप सबको पता ही है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज्यादा होगी। लेकिन इसने क्या लिखा है O22 प्लस एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, लेकिन इसने O22 प्लस की बताई है, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाता है, हमें तो अकॉर्डिंग टू MOT बताना है। नेक्स्ट N22 प्लस एंड N22 माइनस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब N22 प्लस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स, N22 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या बोला था कि 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 14 से एक ऊपर जाओगे तो कितना 15 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और 13 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो बिल्कुल बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी सेम होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ था, ये भी स्टेटमेंट लिखा जाता है। नेक्स्ट H22 plus has same energy as isolated He atoms। यहां पर दिक्कत आ जाती है, अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी H2 plus, सॉरी यहां पर मैंने एक चीज गलत दी थी, H2 plus है ना, H2 plus। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे H2 plus को, तो H2 plus में ना एक बॉन्ड बन रहा है, इस तरह का बॉन्ड बन रहा है, और क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, है ना, 0.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, यहाँ पर तो कोई बॉन्ड नहीं है, और बॉन्ड बनने की वजह से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, तो सेम एनर्जी कैसे हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी आई होगी तो एनर्जी रिलीज भी होगी ना, तो सेम एनर्जी तो हो नहीं सकती। अगर तो He पड़े हुए हैं लेकिन अब वो बॉन्ड बनाने लगे, तो बॉन्ड बनाने के बाद तो एनर्जी रिलीज होती है, देयर विल बी चेंज इन एनर्जी। यहाँ पर ये जो बोल रहा है कि आइसोलेटेड गैसेस एटम जैसी एनर्जी He2 प्लस की होगी, वो स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट कौन से सही हो जाते हैं, ए और सी स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं सही, ठीक है। चलिए अब MOT की कुछ खास बातें हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए, है ना। एक
सुनते जाओ, ठीक है ना। पहला जो फैक्टर है हमारे पास, पहला जो एमओटी की खास बात है, एमओटी क्वेश्चन हमने किए, तो एमओटी की एक खास बात, पहला फैक्टर जो मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें याद रहना चाहिए, वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है कि यहाँ पर हम ना वेव नेचर लेते हैं। क्या लेते हैं हम? वेव नेचर। पार्टिकल नेचर की हम बात इसमें नहीं करते, वेव नेचर की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसकी बात करते हैं? वेव नेचर की बात करते हैं। सेकेंड, ठीक है, यहां पर वेव नेचर की बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वेव नेचर नहीं करते, ठीक है। सेकेंड, बॉन्ड ऑर्डर किससे निकालेंगे? हाफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ये भी आपको याद होना चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू बॉन्ड ऑर्डर, यहां से आपको आना चाहिए, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो वेव नेचर, बॉन्डिंग। थर्ड, ठीक है, यहां पर दो टाइप ऑफ ओवरलैप्स होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, एक होता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप ये बनाता है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर मैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप की बात करूं, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप क्या बनाएगा? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप बनाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, इसमें जो नोड्स होंगे, मान लेते हैं इसके नोड्स x हैं, इसके नोड्स क्या हैं? x। नोड्स क्या होते हैं? नोडल प्लेन्स क्या होते हैं? नोड्स या नोडल प्लेन्स क्या होते हैं? सॉरी, नोडल प्लेन्स, अपन लिखते हैं नोडल प्लेन्स। तो नोडल प्लेन्स क्या होते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है, ठीक है, मिनिमलिस्टिक होती है। तो यहां पर जो इसके नोडल प्लेन्स अगर x हैं, तो उसी के नोडल प्लेन्स x+1 हो जाएंगे, ठीक है। अगर सेम बना रहा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास क्या है? हमारे पास S और S ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, S और S ओवरलैप कर रहे हैं, प्लस में, है ना। इससे क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होंगे, क्योंकि प्लस सेम फेज में आ रहा है, सेम फेज में आएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हटा दो तो इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा कुछ, है ना, इस तरह से बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन जब मैं इसमें बात करता हूं तो प्लस और माइनस अलग अलग फेज में आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये जब ओवरलैप करेगा तो प्लस माइनस यहाँ पर ओवरलैप करेगा तो ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीच में नोडल प्लेन, बीच में क्या आ जाएगा? नोडल प्लेन। दिस विल बी नोडल प्लेन। तो यहाँ पर कितना नोडल प्लेन थे? 0, +1 कर दिया, कितना हो गए? 1। तो यही तो मैंने कहा कि x बॉन्डिंग में कितना नोडल प्लेन होंगे? x, और एंटी बॉन्डिंग में x+1। अगर सेम, ऑब्वियस सी बात है, अगर सेम आपके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, बस डिफरेंट फेज में हो सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग वाले डिफरेंट फेज में ही होंगे। अच्छा, इसमें एक खास बात और, फोर्थ पॉइंट जो याद रखना है, सिग्मा, जेरेड और अनजेरेड। ये इस पे कई बार क्वेश्चन फंसा देते हो, जेरेड और अनजेरेड, ठीक है, जेरेड और अनजेरेड, है ना। तो जेरेड में क्या है? जेरेड में कौन आता है? सिग्मा एंड पाई स्टार आता है। सिग्मा मतलब सिग्मा बॉन्ड सीधा बॉन्डिंग वाला होगा, और पाई है तो पाई वाला क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग। और अनजेरेड में कौन आता है? सिग्मा स्टार एंड पाई, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी कि जेरेड और अनजेरेड में कौन कौन आएगा। कई बार वो क्या कर देते हैं कि ऐसा लिख देते हैं सिग्मा यूजी। अब सिग्मा यूजी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिग्मा हमेशा क्या होगा? जेरेड होगा, तो ऑटोमेटिकली वाला आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको ध्यान रखना है। एक फिफ्थ 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से ज्यादा वाला और 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज से कम वाला, 14 या 14 से ज्यादा वाला, 14 या 14 के कम वाला, और 14 से ज्यादा वाला, ठीक है। तो आपको ये दो अलग अलग आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं, इनको याद नहीं करना, वो ट्रिक्स जो है वो इसी के बेसिस पे है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस बेसिस पर ट्रिक होती है ना। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और कई बार इनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, ठीक है। तो चलिए बेटा, बस आज के लेक्चर में इतना ही, आज के रिवीजन लेक्चर में इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर के साथ, जिसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।